वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, बीपीएससी पीटी का एग्जाम जो कि 12 फरवरी 2023 को प्रस्तावित है, उसी को लेकर एग्जाम फाइटर नंबर 1 की तरफ से टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। वो भी बिल्कुल आप कह सकते हैं सिलेबस पर आधारित और टू दी पॉइंट। जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं वो आपके डायरेक्ट लड़ेंगे, इंक्लूडिंग पूरा सिलेबस को मैंने कवर किया है। और डेली आपको 8 बजे ये 20 प्रश्न मिल जाएंगे। अगर 20 में से आप 15 प्रश्न भी सही कर लेते हैं तो समझिए आपकी तैयारी अच्छी है। और 15 प्लस नंबर सही कर लिए मतलब समझिए आपका पीटी भी क्वालिफाई होगा। ये टॉप क्लास के प्रश्न रहेंगे आपके सामने, पर डे आपको मिलेंगे। और ये 10 फरवरी तक ये टेस्ट सीरीज चलेगा। तो जो भी चैनल पे नए हैं, आप अगर देख रहे हैं वीडियो को, तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि पर डे आप 8 बजे सुबह के नाश्ता के पहले अपने तैयारी को एक तरह से चेक कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट 2 है और पिछला प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सारनाथ के धमे की जो स्तूप का है उसका निर्माण किस काल में हुआ? तो सारनाथ में धमेक स्तूप है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित होता है स्तूप। तो ये कहाँ है? सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? यूपी वाराणसी के बगल में। तो इसका निर्माण किस काल में हुआ? आपसे पूछा जा रहा है किस काल में? मौर्य काल, कुषाण काल, शुंग काल या गुप्त काल? तो हम सभी जानते हैं सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण महान मौर्य शासक अशोक के द्वारा किया गया था। तो अशोक मौर्य शासक थे, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ए नंबर हो जाएगा। और मेरे आंसर देने से पहले ही आप प्रयास करें कि आप आंसर दे लें, क्योंकि मैं स्क्रीन पे पहले ही प्रश्न को यहाँ पे चला दे रहा हूँ। यहाँ प्रश्न आपके सामने, फिर दूसरा प्रश्न है, आप इसे पढ़ें और आंसर खुद अपना नोट कर लें कि मैंने ये आंसर लिखा। और मेरे देने के बाद वो आपका आंसर सही होता है या नहीं, आप वहीं पे उसे सही या गलत कर देंगे। इससे आप खुद को जज कर पाएंगे। मैं आपको समय दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे देख लें, पढ़ें। अब मैं शुरू करता हूँ। गुप्त शासकों के द्वारा जारी चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? यानी गुप्त शासक जो हुआ करते थे वो सिक्के जारी करते थे। तो सिक्के सोने के भी होते थे, चांदी के भी होते थे। यहाँ आपसे पूछा जाए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? आपको पर्टिकुलर चांदी के पूछे जा रहे हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे देखें कौन कौन चांदी के सिक्के थे। तो रूपक, करसापन, दिनार या पन। तो गुप्त काल में सोने के भी सिक्के जारी करते, इसका नाम दिनार था। लेकिन यहाँ आपसे चांदी का पूछा जा रहा है, इसलिए इसके अंदर रूपक होगा। तो याद रखेंगे चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? रूपक। कब जारी किया जाता था? गुप्त काल में। अगर यहाँ सोना रहता भाइयों, सोना रहता तो आंसर क्या हो जाएगा? दिनार हो जाता। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर रूपक होगा, क्योंकि चांदी का पूछा जा रहा है। यहाँ पे डिस्कशन भी किया जाता है, सिर्फ आंसर ही आपको नहीं बताया जाएगा। कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय कहाँ के शासक थे? बहुत ही फेमस शासक थे, साउथ इंडिया के विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य के महान शासक थे। और ये तुलु वंश के थे। ये भी पूछा जाएगा कहाँ के शासक थे? विजयनगर के। किस वंश के थे? तुलु वंश के थे। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? यानी मुगल शासकों का यहाँ पर नाम दिया गया शेरशाह। ये तो मुगल नहीं थे, ठीक है, मुगल के पीरियड के ही शासक थे। शेरशाह, हुमायूं, बाबर या अकबर। तो ये हमें पता चलता है बाबर के द्वारा लिखे गए जो बाबरनामा पुस्तक है उसमें उन्होंने कृष्णदेव राय का जिक्र किया है। यानी ये किसके समकालीन हो जाते हैं? बाबर के। तो ये किस पुस्तक से पता चलता है? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बाबरनामा, बाबरनामा को किसने लिखा है? बाबर ने। किस भाषा में लिखा है? तुर्की में। बाद में उसका फारसी में अनुवाद किया गया है। लेकिन बाबरनामा इस पुस्तक का मूल नाम नहीं था, इसका था तुजुक ए बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में है। बाद में जब ट्रांसलेट किया गया फारसी में तो इसका नाम क्या हो गया? बाबरनामा, और उसी नाम से फेमस हो गई। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आप आंसर देख पा रहे होंगे, आंसर देने का प्रयास करें। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो हम तब तक आपको बता दें मुस्लिम लीग क्या था, जब तक आप आंसर सोचेंगे। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में, आज जो बांग्लादेश है उसकी राजधानी ढाका है ना, वहीं पे हुई थी 1906 में। यह एक राजनीतिक दल था जो कांग्रेस के पैरेलल मुस्लिमों के द्वारा बनाया गया संगठन था।
1906 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? ढाका में। और इसके जो स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई थी नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान ने। और इस प्रकार अब मैं आंसर पे आते हूँ। इसका जो प्रथम अध्यक्ष हुए वो थे आगा खां। आगा खां। कहीं कहीं आपको और एक नाम मिलेगा वकार उल मुल्क, एक नाम मिलेगा। आगा खां अगर नहीं रहेगा तो वहाँ पे वकार उल मुल्क मिलेगा, वकार उल मुल्क। ये एक्चुअली वहाँ जो अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन के ये कह सकते हैं कि अध्यक्ष इसे भी नामित किया गया था, लेकिन बाद में आगा खां को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। वकार उल मुल्क तत्कालिक अध्यक्ष बने थे और अस्थायी। अगर आगा खां की जगह वकार उल मुल्क भी रहे तो उसे भी आप सही करेंगे। अगर ऑप्शन में दोनों रहे तो आपको वकार उल मुल्क मारना है। या ऑप्शन में वकार उल मुल्क नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे मित्रों? आगा खां। राइट आंसर ए है इसका। चलिए अब पॉलिटिकल का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। इंडियन पॉलिटी का। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? पंचायती राज, पंचायती राज से संबंधित प्रावधान को भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ये हमारा भाग कौन सा हो जाएगा? भाग 6, भाग 7, भाग 8 या भाग 9? तो पंचायती राज, जो भी पंचायत में चुनाव होता है, त्रिस्तरीय चुनाव होता है पंचायतों में, उस वो जो व्यवस्था है इसका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 9 में है। यहीं पर आपको एक प्रश्न बनता है, 9 है और एक आएगा 9 को या 9A, 9A भी रहेगा। तो 9A में क्या है? नगर पालिका। याद रखिएगा भाग 9 में पंचायत है और 9A में नगर पालिका है, नगर परिषद। जो नगरों में चुनाव होते हैं, शहरों में चुनाव होते हैं। मीन्स ये हो गया राज, ये पंचायती राज हो गया ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, और 9A हो गया नगर परिषद जो होते हैं नगरों के लिए होते हैं। वो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है, तो भाग 9A या 9 क। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा को संरक्षण प्रदान करता है? यानी आप विदेश जा सकते हैं, दूसरा देश घूम सकते हैं। ये अधिकार आपको डायरेक्ट तो नहीं मिला है, इनडायरेक्ट किस आर्टिकल में ये मिला है? तो यहाँ मूल अधिकारों की सूची दी गई है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 15। तो आप अनुच्छेद 14 क्या है? समता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 क्या है? आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। और 15 में क्या है हमारा? धर्म, मूल वंश, जाति के आधार पर आपका भेदभाव नहीं किया जाएगा। और लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन का अधिकार वाला आर्टिकल है। यानी विदेश यात्रा अपने जीवन से संबंधित चीज़ है। अपने जीवन को हम कैसे जिएं, कहाँ जाएं, ये हमारी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसीलिए इसका आंसर आर्टिकल 21 होगा। इसी के साथ बताते चलें आर्टिकल 21A के बारे में भी आप जान लें, जो कि 86वां संविधान संशोधन 86th अमेंडमेंट के माध्यम से इसे भारतीय संविधान में इंट्रोड्यूस किया गया है, जोड़ा गया है। और ये अब क्या करता है? 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का जो उसका अधिकार है वो उसका मौलिक अधिकार बन गया है। आपसे एक प्रश्न बन सकता है, शिक्षा को मूल अधिकार कब बनाया गया? तो 2002 में। किस संविधान संशोधन के माध्यम से? तो 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ये आपसे किस आयु वर्ग के तक के बच्चे को? 6 से 14 साल की। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया? तो उसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A। तो यहाँ पे 4-5 प्रश्न बनते हैं जिसे मैंने डिस्कस कर दिया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? नीति निर्देशक तत्व तब तक अब मैं समझा देता हूँ, अब तब तक आप आंसर सॉल्व करें। नीति निर्देशक तत्व क्या होता है? एक तरह से राज्य या केंद्र सरकार के मार्गदर्शक का काम करती है। यहाँ पे आर्टिकल 36 से लेकर 51 और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 से 51 तक में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। और यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि इसको देखकर ही राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें अपने कार्य को करती है। ये सरकार को दिशा निर्देश देने का काम करती है, इसलिए इसे निर्देशक तत्व कहा जाता है। इसी में एक आर्टिकल है जहाँ पे कहा गया है व्यक्ति को काम पाने का अधिकार है। यानी सरकार से काम पाने का अधिकार व्यक्ति को मिलना है
वो बेरोजगार नहीं रहेगा, उसे अधिकार है, उसको काम मिले। तो ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 41 है। काम पाने का अधिकार आर्टिकल 41 है। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी हमारे देश में नरेगा चल रहा है। नरेगा में क्या होता है कि 100 दिन जो होता है साल के, सॉरी नरेगा 100 दिन साल में 100 दिन लोगों को, मजदूरों को काम पाने का अधिकार दिया गया है। तो वो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया, आपसे ये भी पूछा जाएगा। तो काम पाने का अधिकार नरेगा जो दिया गया है वो इसी अनुच्छेद को ध्यान में रखकर किया गया है। जैसा मैंने कहा, सरकारों को दिशा निर्देश देती है, तो आर्टिकल 41 ने जो निर्देश दिया है इसी को ध्यान में रखते हुए नरेगा हमारे देश में चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? राष्ट्रपति का अगर चुनाव होता है, किसी तरह का विवाद हो गया, तो वो क्या है, सर्वोच्च पद है भारत का। तो इसका निर्णय भी कौन करेगा? विवाद होने पर सर्वोच्च जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है वो कौन है? आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसका राइट आंसर आप खुद ही सोचें। जब सर्वोच्च पद है तो इसका निर्णय भी सर्वोच्च जुडिशरी करेगी। यानी सर्वोच्च जुडिशरी कौन होती है? सुप्रीम कोर्ट। साथियों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ज्योग्राफी का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। लिग्नाइट कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कोयला जो होता है 3 से 4 प्रकार के होते हैं कोयला। ठीक है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। इसमें जो एंथ्रासाइट होता है वो सबसे बेस्ट कोयला माना जाता है, क्योंकि उसमें 90% तक कार्बन रहता है। जबकि जो लिग्नाइट है यहाँ पे ये 3 नंबर में आता है। लिग्नाइट जो होता है 3 नंबर में, यहाँ पे 30% तक इसमें पाया जाता है कार्बन, 30% तक कार्बन। और जिस कोयला में जितना कार्बन पाया जाएगा वो उतना शुद्ध कोयला माना जाएगा। ये भुरभुरा होता है, इसको छुएंगे तो आपका हाथ में धूल लग जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। लेकिन जब एंथ्रासाइट कोयला को छुएंगे, जो टॉप कैटेगरी का कोयला होता है, उसको छुएंगे तो आपका हाथ में डस्ट भी नहीं लगेगा, वो टॉप क्वालिटी होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है साथियों, आपको मैंने तब तक डिस्कस इसलिए कर दिया कि आप आंसर सोच पाए। यहाँ पे 4 जगह है। तो लिग्नाइट कोयला उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन है? तो लिग्नाइट के लिए नेव वैली, नेव वैली लिग्नाइट कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लिग्नाइट जिसको अच्छा कोयला नहीं माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गिल्ड एज्ड बाजार, गिल्ड एज्ड बाजार जो होता है वो किससे संबंधित है? आरबीआई के माध्यम से गिल्ड एज्ड बाजार संचालित होती है। यहाँ कम जोखिम होते हैं, यहाँ पे मूल्य में उतार चढ़ाव बहुत कम होता है, यहाँ स्थिर रहता है। तो इसलिए कम रिस्क वाले निवेशक यहाँ पे निवेश करते हैं। लेकिन ये किससे संबंधित होते हैं? कटे फटे पुराने करेंसी नोट, सोना चांदी सर्राफा, सरकारी प्रतिभूतियों से, निगम ऋण पत्र से। तो इसका राइट आंसर साथियों ये होता है सोना चांदी सर्राफा। ये यहाँ भी निवेशक निवेश करते हैं, यहाँ पे जोखिम नहीं होता है, मूल्य स्थिर रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी का ही अगला प्रश्न है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सूर्य का जो मिडिल एरिया होता है, टेम्परेचर जहाँ बहुत हाई रहता है, उसको क्या कहते हैं? समताप मंडल, प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल या स्थल मंडल? ये सब तो आप देख पा रहे हो, ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर ये दोनों बन सकता है। तो साथियों ये होगा आपका राइट आंसर बी, प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। अब देखिए यहाँ पे एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से इस तरह के प्रश्न आते हैं। कहा गया है जीरो, यदि ग्रीनविच, ग्रीनविच कहाँ है साथियों? लंदन में। और यहीं से हमारा जो देशांतर है 0 डिग्री देशांतर, वो कहाँ से गुजरती है? 0 डिग्री देशांतर जो माना गया वो लंदन के ग्रीनविच से ही गुजरती है। या आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है 0 डिग्री देशांतर किस स्थान से गुजरती है? तो लंदन के ग्रीनविच से। प्रश्न पे आते हैं, यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के 12 बजे है, ग्रीनविच में जो कि 0 डिग्री देशांतर पर है, रात के 12 बजे है, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा, काहिरा में क्या समय होगा? जो कि मिस्र में है। तो हम सभी जानते हैं पूरी दुनिया में, जैसे अभी यहाँ पे हमारा 8 बज रहा है, तो ऐसा नहीं है पूरा वर्ल्ड में 8 बज रहा है, कहीं रात है अभी, कहीं अभी दोपहर है, तो कहीं शाम है। तो उसका जो चक्र चलता है उसे आपको समझना होगा। जब हम पूरब की ओर बढ़ते हैं तो हमारा टाइम क्या होता है? बढ़ता है। जैसे यहाँ 12 बज रहा है, कहाँ? 0 डिग्री पर, और यहाँ से पूछा जा रहा है 30 डिग्री पर, मतलब पूरब की ओर हम लोग 30 डिग्री आगे बढ़ रहे हैं।
तो 0 से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, 30 डिग्री की ओर, पूरब की ओर बढ़ रहे हैं। तो टाइम जो होगा ना वो बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, यानी 12 के बाद का ही टाइम होगा, वहाँ 12 के बाद होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर को अगर हम टप करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो हमारा समय होगा 4 मिनट, 4 मिनट डिफर हो जाएगा। 1 डिग्री अगर देशांतर को हम जाएंगे तो 4 मिनट का अंतर होता है 1 डिग्री में। तो यहाँ पर आपसे कितना का अंतर है, 30 डिग्री पूछा जा रहा है। तो यानी आपका कितना हो जाएगा, 30 गुना 4, यानी 120 मिनट का आपका अंतर होगा। 120 मिनट, 120 मिनट में कितने घंटे हो गए, 2 घंटे। यानी वहाँ अगर 12 बज रहा है तो उससे आगे कितना बजेगा, 1 2, उसके बाद का कितना बजेगा, 2, यानी इसका समय क्या हो जाएगा, राइट आंसर 2 बजे, 2 बजे रात्रि। राइट आंसर इसका हो जाएगा 2 बजे रात्रि, ए नंबर। तो समझ गए आप। और इस तरह के और भी प्रश्न अगर आते हैं तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। टी स्केल यानी टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है। जैसे अलग अलग चीज़ों के मापक यंत्र बने हैं, तो टी स्केल से किसको मापते हैं, भूकंपीय तरंगों को नहीं नापते हैं, पवनों की गति, चक्रवातों की शक्ति और ज्वालामुखी उद्गार। तो टी स्केल से हम लोग मापते हैं किसको, चक्रवातों की शक्ति को। सी नंबर इसका राइट आंसर होगा, तो सी हो जाएगा। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसमें कोई डिस्कशन नहीं हो पाएगा। अलमाटी बांध, अलमाटी बांध कहाँ पर है, अलमाटी बांध किस नदी पर है, आपसे पूछा जा रहा है। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या नर्मदा। तो साथियों अलमाटी बांध जो है हमारा, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी कहाँ बहती है, ये महाराष्ट्र से निकलती है, महाबलेश्वर से, और आंध्र प्रदेश में बहती है और कर्नाटक में बहती है, 3 राज्यों से बहती है। और निकलती कहाँ से ये भी पूछा जा सकता है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। इसी पर एक बांध बना है अलमाटी बांध। ये आपसे पूछा अलमाटी बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर। चलिए, एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। हम जानते हैं गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, हाफ mv², हाफ mv² होता है। यानी अगर इसकी गति यानी v को डबल कर देंगे, मान लीजिए 2 था, अब इसे डबल करके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर 3 रहेगा तो 3 पर स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अगर क्या हो रहा है, परिवर्तन कितना हो रहा है, आप देखें तो जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है, मतलब दुगुनी, यहाँ प्रश्न पूछा जाता है दुगुना। अगर यहाँ 1 था, अब इसको हम 2 कर दिए, अब वो कितना हो गया, पहले 1 था अब इसको 2 कर दिए, 2 कर दिए तब इस 4 हो गया, यानी कितना हो गया, 4 गुना। अगर वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी, क्योंकि हाफ mv² वर्क कर देंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो चौगुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न है फिजिक्स का ही 16 नंबर। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है, अगर हम ये आपसे ये प्रश्न पूछेगा ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है, तो डेसिबल होता है। डेसिबल ध्वनि की इसलिए डेसिबल दिया है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि साधारण से अगर कोई लोग बात कर रहे हैं चिल्ला के नहीं, तो उसका तीव्रता का डेसिबल क्या होगा, तो साथियों 30 से 40 डेसिबल। ये प्रश्न बहुत बार आए हैं, इस सबको एकदम बिल्कुल याद कर लें। चलिए अगला प्रश्न है केमिस्ट्री का, विरंजक चूर्ण जिसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, ये क्या है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या अपरूप है, आपसे पूछा जाए। सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जान लें। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र भी आपसे पूछा जा सकता है, इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम है, रासायनिक नाम। और हम लोग इसे बाज़ारों में जो मिलता है ब्लीचिंग पाउडर के नाम से, इसका उपयोग क्या होता है ये भी पूछा जाएगा। तो उपयोग में इसका हम लोग पानी जो होता है उस गंदगी उसकी सफाई करते हैं, शुद्ध करते हैं। इसके अलावा वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग होता है। और एक तरह से कह सकते हैं कि अगर इसका फॉर्मूला से आप इसका आंसर को समझ गए होंगे, ये तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है, तो आप देख पा रहे होंगे ये यौगिक है। फॉर्मूला को देखकर ही आप समझ गए होंगे कि यौगिक है, इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए भोजन का अनिवार्य अवयव है, भोजन का अनिवार्य अवयव क्या, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाए। अवयव तो सब हैं, ग्लूकोज भी है, प्रोटीन भी है, स्टार्च भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, लेकिन जो बिल्कुल मस्ट होता है,
जो सबसे अनिवार्य है, उसके बिना हमारा जीवन नहीं चलेगा, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो उस सेंस में क्या होगा बता दो। चलिए बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा डी, कार्बोहाइड्रेट। ये सबसे अनिवार्य अवयव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। किस शास्त्रीय नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते? हमारे देश में बहुत सारे शास्त्रीय नृत्य चलते हैं, सबका अलग अलग है। किसी में मुखौटा पहना जाता है, किसी में जोश के साथ नृत्य किया जाता है, एकदम लगता है लड़ने की मुद्रा में। तो यहाँ पे पूछा किस नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते हैं? मणिपुरी, ओडिसी, कथक और कथकली। तो हम सभी जानते हैं उड़ीसा का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य ओडिसी, जहाँ पे पुरुष नहीं भाग लेते हैं, सिर्फ महिलाएं नृत्य करती है। तो ओडिसी इसका राइट आंसर है बी। अब संगीत सम्राट तानसेन, बिल्कुल संगीत सम्राट तानसेन, ये कल्चर से प्रश्न है। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तानसेन के गुरु रामदास, हरिदास, रामानंद या रामानुज। इन चारों में से राइट आंसर क्या है आपको बताना है। इसके पहले मैं बता दूं तानसेन कौन थे। यहाँ से भी प्रश्न आता है। तानसेन महान संगीतज्ञ थे, मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से प्रमुख थे। इसका जन्म ग्वालियर में हुआ था और इसका मकबरा भी ग्वालियर में ही है। इसके बारे में जान लें, ये शुरुआती 5 साल तक बोल भी नहीं पाते थे और इसका असली नाम रामतनु पांडे था, जो कि हिंदू थे। नाम से आपको मुस्लिम लग रहा होगा, लेकिन ये हिंदू थे। रामतनु पांडे ग्वालियर के थे और इनका जन्म ग्वालियर में ही हुआ था और मकबरा भी इसका ग्वालियर में ही बनाया गया। तो उसके जो गुरु थे, इसके गुरु थे गुरु हरिदास, यानी राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। तानसेन के गुरु कौन थे? हरिदास। ये था साथियों आज के 20 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि सबकी तैयारी अच्छी हो सके। और आपके लिए मेहनत करके इस प्रकार के वीडियो आपको उपलब्ध कराया जा रहा है प्रत्येक दिन सुबह के 8 बजे। और ये चलेगा कब तक? 10 फरवरी तक। एग्ज़ाम से 2 दिन पहले तक चलेगा ये टेस्ट सीरीज, 10 फरवरी तक। तो अधिक से अधिक बच्चे ज्वाइन करें ताकि आपकी तैयारी शानदार हो सके। यहाँ पे सिर्फ कैंसर ही आपको नहीं बता रहे हैं, बल्कि सटीक डिस्कशन भी कराया जाए, तो आपकी तैयारी 20 प्रश्न की जगह 60 प्रश्न, 3 गुना आपका प्रश्न मिलने वाला है एक सेट से। तो आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल पे प्यार लुटाते रहें। इसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि वीडियो कल लोड करो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आराम से अपने टेस्ट दे सकें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।